बच्चों, तो सॉल्यूशन के एक और नए लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। अब पढ़ेंगे अपन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो उसके अंदर हमने दो फैक्टर किए थे, एक तो टेम्परेचर था और एक सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट होता है, विलय और विलायक होता है ना, उसका नेचर पे भी डिपेंड करता है। वैसे ही यदि मैं किसी गैस को लिक्विड के अंदर घोलता हूँ, ठीक है, यहाँ पर गैस किसका काम करेगा, सॉल्यूट का, और ये काम करेगा सॉल्वेंट का। ये विलय और ये विलायक, यदि मैं गैस को इसके अंदर घोलता हूँ तो जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी का मतलब अधिकतम कितना घुल सकता है, कोई भी गैस लिक्विड में अधिकतम कितना घुल सकता है उसको हम सॉल्युबिलिटी बोल सकते हैं ना। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे 1 लीटर लेते हैं तो ये कितना घुलेगा ग्राम के अंदर, तो उसे बोलते हैं अपन सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। पिछले लेक्चर अपन डिस्कस किया था इसका। तो सॉल्युबिलिटी के अंदर अब अपन पढ़ेंगे कि गैस और लिक्विड के अंदर कैसा रिलेशन आएगा। तो इसके लिए काफी फैक्टर है, जिसमें से पहला फैक्टर अपन पढ़ते हैं। वैसे तो 4 फैक्टर पढ़ेंगे अपन, इसमें पहला फैक्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा, कि नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस यानी जो गैस की प्रकृति पढ़ेंगे, ये गैस की प्रकृति पढ़ेंगे इसमें। ठीक है बेटा, तो आप खुद ही सोचो कि यहाँ पर कौन सी गैस कितनी डिजोल्व होगी, गैस पे तो निर्भर करेगा। जैसे मान लीजिए आपने अमोनिया गैस ले ली, वो अलग घुलेगा, ऑक्सीजन ले लिया वो अलग घुलेगा, N2 अलग घुलेगा, HCl अलग घुलेगा, है ना। बहुत सारे H2S गैस, बहुत सारे अलग अलग गैसें होती है, वो किसी भी लिक्विड के अंदर अलग अलग घुलती है। तो ये बातें किस पर निर्भर करती है, देखो बेटा, एक कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए एक विलायक लिया अपन ने, ठीक है, एक विलायक ले लिया कॉमन, ये विलायक लिया अपन, ठीक है, इसमें विलायक भर दिया बहुत सारा, ये अपनी विलायक भर दिया ना, ये विलायक ले लिया। विलायक मान लीजिए आपने H2A ले लिया द्रव, ठीक है, H2O ले लिया। अब इसको देखते हैं कि इसके अंदर यदि किसी गैस को घोलते हैं तो किस हिसाब से डिपेंड करेगा, यानी कितना कितना घुलेगा। तो ऐसा बोला गया था कि जो विलायक के ये है ना छोटे छोटे अणु H2O, जैसे ये H2O है प्लस, ये किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का, यानी विलायक का काम करेगा, तो इसे लिख दिया मैंने विलायक। तो ऐसा कहा जाता था कि किसी भी विलायक के अंदर जब गैस डालते हो तो गैस मान लीजिए अपन ने क्या डाली, एक NH3 डाल दी, ठीक है, तो H2O के साथ कौन रिएक्ट करेगी, NH3 रिएक्ट करेगी और क्या बना देगी, NH4OH बना देगी। तो ऐसी थ्योरी आई थी सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा मैं इसको और मॉडिफाई करूंगा। पहले हम समझते हैं कि ऐसा बोला जाता था कि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्यूट मिलाया जाता था गैस के तौर पर, यदि इसके साथ मिलकर क्या बना लेता था, एक कंपाउंड बना लेता था, ये दोनों मिले, विलायक मिला, विलय के साथ और एक नया कंपाउंड बना लिया, तो वो गैस ही ज्यादा घुलती है जो विलायक के साथ क्या बना लेती है, कंपाउंड बना लेती है, यानी कोई यौगिक बना लेती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने क्या लिया, इस बार H2O के साथ मान लीजिए O2 ले लिया, O2 ले लिया, या फिर ले लिया N2 ले लिया, तो ये ज्यादा नहीं बना रहे थे कंपाउंड, स्थायी कंपाउंड नहीं बनाते थे। तो बस ये छोटी सी थ्योरी उन्होंने दी। उन्होंने बोला कि किसी भी आप सॉल्वेंट के ऊपर, सॉल्वेंट में यदि कौन डालते हो, गैस को डालते हो, तो उसके साथ यदि स्थायी कंपाउंड यानी स्टेबल जो कंपाउंड बना लेगा ना, तो वो गैस ज्यादा घुलती है। ठीक है, ये ज्यादा इतना अच्छा नहीं बना पाती कंपाउंड, तो ये नहीं घुलती, बस इतना सा था। इसके बाद एक पर्टिकुलर बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट गैसें थी उसके लिए एक छोटा सा ना कोफिशिएंट निर्धारित किया गया था, जिसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बोला जाता है, यानी अवशोषण गुणांक। क्या बोला जाता है, अवशोषण गुणांक। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है ना, इसको उत्तर लिखने का तरीका बताता हूँ, क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एक ये रहता है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, यानी absorption कोफिशिएंट। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को बोलते हैं अपन अवशोषण गुणांक। क्या बोलते हैं, अवशोषण गुणांक। क्या होता है ये अवशोषण गुणांक, बेटा अवशोषण गुणांक एक छोटा सा कोफिशिएंट बोला उन्होंने। क्या कहा कि यदि अपन एक विलायक लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, ये विलायक ले लिया मान लीजिए, और विलायक की मात्रा कितनी ले ली आपने, विलायक मान लीजिए ये वाला विलायक है
और मैंने ले ली 1 ml बोल दो या 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लो, एक ही चीज होती है दोनों, ठीक है। तो जैसे मैंने विलायक कितना लिया, 1 ml लिया, ऊपर से विलायक में क्या डालते हैं, विलय डालते हैं, ठीक है। तो विलय का जो ml में मात्रा आएगी उसे ही क्या बोला जाता है, एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट, यानी एसी बोला जाता है। तो अवशोषण गुणांक क्या होता है, दोबारा देखिए इसको, 1 ml विलायक लेने पर उसके अंदर जो कौन घुल सकता है, विलय ml के अंदर जितना घुलेगा उसे बोलते हैं अपन अवशोषण गुणांक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 1 ml अपने ले रखा है पानी, तो इसमें आधा ml यदि कोई गैस घुल जाती है तो वो इसका आधा क्या हो जाएगा, ये अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट यानी अवशोषण गुणांक हो जाएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा कोई भी घुलेगा उतना ज्यादा उसका क्या हो जाएगा, अवशोषण गुणांक। तो तुम ऐसा कह सकते हो क्या कि कोई भी विलय यानी कोई भी विलय जो गैस है वो विलायक द्रव में घुलती है तो वो किसके समानुपाती होती है, अवशोषण गुणांक के। यानी कौन सी जो गैस ज्यादा घुलेगी ना उसका अवशोषण गुणांक भी क्या होगा, ज्यादा। एक ध्यान रखना, यहाँ पर विलायक कौन से लेने हैं, पोलर लेने, पोलर के लिए कह रहा हूँ, नॉन पोलर के लिए जस्ट उल्टा कर देना आपको। तो एक अवशोषण गुणांक का एक क्रम दिया गया था गैसों के लिए, गैसों का जो क्रम दिया गया था कुछ इस प्रकार दिया गया था। तो सबसे पहले आता है NH3, फिर आता है HCl, ठीक है, फिर आता है SO2, फिर आता है H2S, फिर आता है CO2, देन आता है C2H5, देन आता है O2 एंड देन आता है N2, ठीक है। ये अवशोषण गुणांक का इस साइड में सबसे ज्यादा अवशोषण गुणांक होता है NH3 का, फिर HCl का, SO2 का, H2S को, CO2 और C2H5 मेथिल, O2 और N2, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे सर, इसी क्रम में। तो इस पे क्वेश्चन ही बताता हूँ आपको, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो। सबसे पहले से तो याद करने की ट्रिक बनाते हैं अपन, ठीक है। याद करने की ट्रिक है, नहीं कल सुंदर हसीना को मौन करो। तो मैं को लिखना है, ओ को अलग लिखना है और नय को फिर लिख देना लास्ट में करो। यानी हसीना को लगभग क्या करा देते थे, मौन करवा देते थे लोग कि तो चुप हो जा, तो बाद में बोलना। तो यहाँ पर एक ट्रिक बन गई अपनी। इसके बाद बोला कि कल इसको कोई चुप नहीं कराएगा, कोई मौन नहीं कराएगा हसीना को, तो नहीं कल सुंदर हसीना को मौन करो। कोई मौन नहीं करेगा, सुंदर हसीना को बोलने दीजिए ना, ठीक है। तो ये ट्रिक है कि ये हो जाएगा NH3, ये HCl, SO2, H2S, CO2, C2H5, O2 और N2। अब बेटा इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ये जो क्रम दे रखा था बेटा मैंने, यानी NH3 है वो पोलर के लिए, पोलर में ज्यादा घुलेगा, फिर HCl ज्यादा घुलेगा पोलर विलायक में। ये किसके लिए होता है, ये भी ज्यादा जरूरी है। ये सारा का सारा जो आपको दे रखा है ये पोलर के लिए दे रखा है। यानी आपको क्वेश्चन ये आ जाए कि बताओ CO2 और NH3 में ज्यादा पानी में कौन घुलता है, या कोई भी हम पोलर विलायक लेते हैं यानी ध्रुवीय विलायक यदि लेते हैं और क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि CO2 ज्यादा घुलता है या NH3, आप क्या लिखोगे, NH3, क्योंकि इसका अवशोषण गुणांक क्या होता है, ज्यादा होता है। सिंपल ही ऑर्डर लेके आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ब्यूटीफुल क्वेश्चन ये आता है, क्यों, आप साथ में लिख जाना कॉपी के अंदर, बहुत सारे लाखों क्वेश्चन बना सकते हैं कि जो पानी होता है उसमें O2 तो घुलते नहीं है, N2 तो घुलती नहीं है, लेकिन कौन घुल जाती है, NH3 घुल जाती है, फिर HCl घुल जाता है। उत्तर क्या रहेगा, क्योंकि इनका अवशोषण गुणांक क्या होता है, ज्यादा होता है। और अवशोषण गुणांक होता है क्या है, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कहता है कि आप 1 ml विलायक लीजिए, उसके अंदर अधिकतम जितना विलय घुलेगा ना, जितना गैस घुलेगा उसी को क्या बोलते हैं अपन, अवशोषण गुणांक बोलते हैं। तो इजी से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नीचे लिख लेना कि ये तो घुलते नहीं है पोलर के अंदर ध्रुवीय विलायकों में, और ये घुल जाते हैं। कारण सिर्फ इतना है कि इनका जो कोएफिशिएंट होता है, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट यानी अवशोषण गुणांक, वो क्या होता है, ज्यादा होता है। इस ऑर्डर को आप याद रखना, ठीक है। तो इसमें से ये क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर, ठीक है। मिटा दो, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट था, ध्यान रखना है इसको थोड़ा सा। अब दूसरा पढ़ेंगे, जो दूसरा तो आपको आता ही है, विलायक की प्रकृति के बारे में बता रहे हैं कि विलायक कैसा लेते हैं, यदि पोलर लेते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ
सॉल्वेंट करते हैं इस बार, ठीक है। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट आप जानते हो यार, मैंने पहले लास्ट वीडियो में कराया था, वही है। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति। एक बात बताओ, आपको पहले बताया था लास्ट वीडियो में, यदि कोई विलायक क्या है, पोलर है, तो विलायक यदि क्या है, पोलर, तो इसमें किसमें घुलेगा, पोलर के अंदर ही घुलेगा, यानी विलायक गैस भी क्या होनी चाहिए, पोलर होनी चाहिए। कोई भी जैसे H2 है, वो HCl में घुल जाता है, क्योंकि HCl देखो, HCl क्या रखता है, H और Cl। पोलर कैसे है, इसकी विद्युत ऋण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए क्या आते हैं माइनस डेल्टा, इस पे क्या आता है प्लस डेल्टा। अब विलायक आपने जल ले रखा है, तो ये H आ गया, और यहाँ पर भी क्या आ गया, H यहाँ से आ जाएगा माइनस डेल्टा, देन ये क्या आ जाएगा प्लस डेल्टा। इनमें क्या आ गया, इंटरेक्शन हो गया, माइनस और प्लस में आकर्षण हो गया, अट्रैक्शन हो गया, अट्रैक्शन होती है, क्या हो जाएगा, ये घुल जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है, यदि विलायक क्या लेते हो, पोलर लेते हो, तो जो भी ध्रुवीय गैसें होती है, जो भी पोलर गैसें होती है, वो ज्यादा घुल जाएगी, इजी बात है, ठीक है। ज्यादा कुछ बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं इसमें। अब आता है ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट तीसरा, ये दूसरा नंबर का था जो इफेक्ट करता है। तीसरा नंबर है अपना टेम्परेचर। कौन सा है, टेम्परेचर। नंबर थर्ड है टेम्परेचर इफेक्ट, टेम्परेचर, तापमान, है ना। तुम सोचते जाना, पहले मैं आपको रटवा नहीं रहा, आप प्रैक्टिकली देखते हैं इस चीज को क्या होना चाहिए अपने हिसाब से। तो देखो बेटा, यदि मैंने ऐसे किया, कोई एक बकेट लिया छोटा सा, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने विलायक ले रखा है द्रव, ये द्रव ले रखा है बहुत सारा, ठीक है। ये द्रव है, द्रव क्या है, विलायक, ठीक है। अब तुम सोचो कि देखो, मुझे यहां पर गैसें, ये सारी गैसें बनी हुई, अब बताओ, यदि मुझे द्रव के अंदर किसको घोलना है, गैस को घोलना है, तो बताओ, आपने बहुत सारे देखे होंगे, जैसे जैसे मान के चलिए कि आपका जो सिलेंडर होता है रसोई वाला, वो उसमें गैस नहीं रहती, घुलने के बाद यानी जो जो अपन गैसों को घोलते हैं किसी विलायक के अंदर, उसके बाद वो पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन बन जाता है ना, वो क्या बन जाता है, द्रव बन जाता है। यानी गैस को यदि मैं द्रव में घोलना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि गैस के जो अणु है ना, उसको किसमें बदलना पड़ेगा, द्रव में, ताकि आसानी से द्रव पूरा का पूरा लिक्विड हो जाए। कभी ऐसा नहीं था, जब तक गैस गैस रहेगी द्रव में नहीं घुल पाएगी, क्योंकि वो ऊपर चली जाएगी, गैस है ना, निकल जाएगी द्रव से, ठीक है। तो वही कंडीशन है कि गैस को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं गैस और द्रव का तब मिलन होगा जब ये गैस भी क्या बन जाएगी, द्रव बन जाएगी। तो तुम एक बात बताओ मुझे, किसी भी गैस को द्रव, किसी भी गैस को क्या बनाना है, द्रव बनाना है, और इसमें मिलाना है, गैस को क्या बनाना है, द्रव। तो बताओ टेम्परेचर ज्यादा करना चाहिए, कम करना चाहिए। आपके दिमाग में आया होगा कि टेम्परेचर को सर क्या करना पड़ेगा, कम, ताकि गैस किसमें बदल जाए, द्रव में, और दोनों घुल जाए। तो आपको तो ये हो गया कि किसी भी गैस का द्रव में घोलना है तो उसका टेम्परेचर क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। और ये तो होगी प्रैक्टिकली मैंने आपको सोच के बताया। अब आपको बताता हूँ लगभग, है ना, एक केस आएगा जो आपको बताऊंगा पहले मैं। लगभग जैसे मान लीजिए आपने कोई भी द्रव लिया, ठीक है, द्रव ले लिया, उसके साथ यदि गैस को ऐड करते हो, तो इसमें क्या बनता है, एक विलयन बनता है, द्रव विलयन, विलयन बन गया मान लीजिए, मान क्या लीजिए बनता है। और ये क्या हो जाएगा, विलायक, और ये क्या होता है, विलय। इनको घोल दिया, और ये विलयन भी किस रूप में बनता है, द्रव रूप में बन जाता है ना, तो इसे कह सकते हैं द्रव रूप बन गया। अब ऐसा देखा गया था कि जब किसी पानी के अंदर, पानी या फिर कोई बोलो द्रव बोलो, उसमें गैस घोला जाता है, तो विलयन के साथ क्या निकलती थी, ऊर्जा निकलती थी, और निकलती है, प्रैक्टिकली देखा गया था कि यहाँ से क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। जब भी किसी द्रव को, किसी गैस को किसमें डाला जाता है, द्रव में डाला जाता है, तो एक विलयन बनता है, उसके साथ क्या निकलती है, ऊर्जा। तो जहां पर ऊर्जा निकलती है वो प्रोसेस कैसा हो जाता है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब क्या हो गया, ऊष्माक्षेपीय विक्रिया। कौन सी विक्रिया हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब सॉलिड को किसमें डालते हैं अपन, लिक्विड में डालते हैं,
तो यदि एक्सो या फिर ऊष्मक्षेपीय विक्रिया होती है तो ऊष्मक्षेपीय विक्रिया यानी आप यदि टेम्परेचर बढ़ाते हो, क्या बढ़ाते हो, टेम्परेचर, या आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, मान लीजिए इसको इंक्रीज किया टेम्परेचर को, तो विक्रिया किस दिशा में जाएगी, पीछे की दिशा में, यानी द्रव और गैस घुलना क्या हो जाएंगे, बंद। देखो इस दिशा में जाते हैं तो द्रव और गैस घुलकर क्या बनाते हैं, विलयन, यानी इस दिशा में जाएगा तो विलेयता ज्यादा होगी, इस दिशा में आती है तो विलेयता कम होती है। जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया ये बढ़ गया। लासातिल्य कहता है यदि कोई चीज बढ़ी है तो वह उस दिशा में जाएगी, विक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां इसका प्रभाव नष्ट हो जाए। तो ये ज्यादा हो गया तो किस दिशा में जाना पड़ेगा, पीछे की दिशा में, यानी द्रव और गैस वापस बनना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब इसकी जो विलेयता होती है ना वो कम हो जाती है। इसे आप ऊष्मक्षेप के रूप में भी देख सकते हो। इसका मतलब आज की बात याद रखना कि कोई भी गैस को यदि अपन द्रव में डालते हैं तो उसके बाद यदि उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस है ना, तुमको सोचो गैस कभी भी क्या नहीं बन पाएगा द्रव, ताप बढ़ा रहे हो तुम, ताप बढ़ा रहे हो, इसमें पहले से ऊर्जा निकल रही है, ताप बढ़ा रहे हो, इनकी गतिज ऊर्जा और बढ़ जाएगी। जैसे आप गैस को और ऊर्जा दोगे और ताप दोगे तो गैस क्या बनेगी, गैस और ज्यादा, मतलब इनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, गतिज ऊर्जा, इधर उधर भटकने लग जाएंगे गैस के अणु, ठीक है, इधर उधर भटकने लग जाएंगे तो ये कभी भी ना इसमें घुल नहीं पाएंगे। तो इसका ध्यान रखना कि यदि किसी गैस को ठोस में डाला जाता है, सॉरी द्रव में डाला जाता है तो उसकी विलेयता क्या होती है, टेम्परेचर के साथ क्या होता है, डिक्रीज होती है, यानी कम हो जाती है। बट एक छोटा सा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक H2 गैस और एक HE गैस, ये दोनों गैस कौन कौन सी गैस है, एक H2 है और एक HE है, H2 और एक He, ये दोनों गैस से होती है ना, ये टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ इनकी विलेयता बढ़ती है। ऐसा क्यों हुआ, विलेयता बढ़ती है, ये तो मतलब ऐसे समझो कि ये दोनों गद्दार गैसें हैं, H2 और He दोनों गद्दार गैसें हैं, अपने ना परिवार के साथ नहीं चलती। तो परिवार के साथ नहीं चलती, क्यों नहीं चलती भाई, इसका कुछ कारण तो होगा। बिल्कुल ऐसा देखा गया कि जब इन H2 और He को अपन ने इसके अंदर मिलाया, द्रव के अंदर मिलाया, तो द्रव में मिलने के दौरान वो अभिक्रिया थी ऊष्माशोषी प्रकृति की, यानी H2He को यदि द्रव में डाला जाता है किस प्रकार की अभिक्रिया देता है, ऊष्माशोषी, कैसी देता है, ऊष्माशोषी, यानी इसको ऊर्जा की क्या है, जरूरत है, क्या है, जरूरत है। तो ऊर्जा की जरूरत है, तो ध्यान रखना H2 और He दो ऐसी गैसें हैं जिनको यदि द्रव में डाला जाता है और द्रव में डालने के बाद यदि टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो उनकी विलेयता बढ़ती है। कारण सिर्फ इतना है कि इस प्रकृति में कैसे पाई गई थी, ऊष्माशोषी, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है और इसमें क्या होता है, ऊर्जा की जरूरत होती है, जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे इनकी विलेयता बढ़ती जाती है। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब चौथा डिस्कस करते हैं। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है और ट्रिपल स्टार लगा लेना इस साल के लिए, है ना। इसे हेनरी का नियम भी बोलते हैं। किसका नियम बोलते हैं, हेनरी नियम बोलते हैं। और कौन सा इफेक्ट है ये, प्रेशर का इफेक्ट है, दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव है, इसको पढ़ते हैं, हेनरी नियम भी बोलते हैं इसको। हम भी बोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बात है। हेनरी को बाद में अपन लाते हैं, पहले अपन क्या करते हैं, इसको सोचते हैं कि दाब का प्रभाव क्या होना चाहिए। चलो आपने कोल्ड ड्रिंक तो पी होगी, कोल्ड ड्रिंक में क्या होती है, CO2 होती है, H2 है ना, प्रैक्टिकली सोच रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाए। देखो अपने जो बोतल लेते हैं ना कोल्ड ड्रिंक की, तो उसमें अपन ने देखा हुआ जैसे अपन ढक्कन खोलते हैं ऊपर गैस आना स्टार्ट हो जाती है। हमें पता है कि CO2 को किसमें घोला गया, पानी में। तो ये बात था, जैसे पहले ढक्कन बंद था बिल्कुल, तो उस टाइम उसमें दाब ज्यादा था, उसमें दाब क्या था, ज्यादा। तो CO2 पानी में घुली हुई थी, कोई भी ना बुलबुले वगैरह उठ नहीं रहे थे। जैसे आपने वो ढक्कन खोला, ढक्कन खोलते ही उसका दाब क्या हो गया, कम हो गया। तो दाब कम होने से जो पानी था उसमें ना जो CO2 वो निकलने लग जाती है। तो इसका मतलब तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि ये दाब होता है ना, वो बढ़ाने से उसकी विलेयता बढ़ जाती है। कोई भी गैस होती है उसकी विलेयता बढ़ जाती है, प्रैक्टिकली देखा गया था। तो ये नियम इसने दिया था हेनरी ने। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आप लेके समझ सकते हो इस चीज को। तो आप सोचो, ऐसा बोला जाता था कि लाइक यदि मैंने एक बीकर लिया छोटा सा,
ठीक है। अब इसके अंदर क्या रख दिया अपन ने, प्लेट व्लेट लगा दी अच्छे तरीके से, ठीक है। अब इसमें से जाएगा नहीं, तो अपन ने क्या देखा कि यहाँ पर पानी था, यानी कोई भी विलायक ले लीजिए, ये क्या है विलायक ले लिया, गैस विलायक ले लिया अपन ने, कौन सा ले लिया, H2O ले लिया एग्जैक्टली ना। अब इसके अंदर मान लीजिए मैंने कुछ घोल रखा है गैसों को, तो जैसे ही मैंने गैसों को घोल रखा है, मान लीजिए कोई गैस है CO2 ले लेते हैं, ये और ये। तो इसने कहा कि जितना आप प्रेशर लगाओगे, जितना क्या लगाओगे प्रेशर, उतना ज्यादा क्या लगता है, यानी जो प्रेशर ऊपर से लगेगा किस पर लगेगा, इसकी सतह पर। ये जो विलायक है, ये विलायक की सतह, ये सरफेस है, ये सरफेस है। अब देखो बेटा, इसके अंदर आपने जो विलय ले रखा है वो क्या है, कोई भी CO2 गैस ले लो, गैस ले लो ना, कोई भी गैस ले लिया, तो विलायक H2O ले लिया, गैस ले लिया, ये कितना घुलेगी डिपेंड किस पे करता है, ऊपर का प्रेशर, ऊपर के प्रेशर पे। आपको पता है कि प्रेशर जो वायुमंडल का होता है तो वो तो लगभग कांस्टेंट होता है, एक बार होता है। तो क्या सभी गैसें मतलब समान घुलती है? बिल्कुल नहीं। ऐसा बोला जाता था कि ये जो गैस होती है ना, गैस क्या करेगी, सारा इसमें घुलेगा नहीं, ठीक है। कुछ गैस क्या रहती है, ऊपर की तरफ रहती है, ऊपर की तरफ यानी वाष्प अवस्था में, ऐसा बोला जाता था। ये जो गैस है, ये CO2 गैस किस अवस्था के अंदर है, वाष्प अवस्था में। तो ये है गैस CO2 गैस, सॉरी ये लिक्विड कर दो, है ना, लिक्विड स्टेज में घुली हुई है, ये घुली हुई है इसके अंदर। तो बेटा इससे बोला गया था कि CO2 गैस यदि किसके अंदर है, वेपर प्रेशर है ये देखो ये वाला गैस है, गैस क्या लगाएगा, इसकी सतह पर दाब लगाएगा। यहाँ से बहुत सारी गैस है, इसमें बहुत सारी गैस लगा रखी है इसमें, ठीक है। तो ये गैस क्या लगाती है, इसकी सतह पर दाब लगाती है। ऐसा बोला जाता था कि जितना दाब बढ़ेगा, जितना हम दाब बढ़ाते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक वाला सोच सकते हो कि जितना दाब बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा घुलेगा, तो बस ये कॉन्सेप्ट था हेनरी का। हेनरी ने बोला कि जो P होता है दाब, ठीक है, वो किसके समानुपाती होता है, M के समानुपाती होता है। अब यहाँ पर क्या है, विलेयता, यानी कोई भी गैस कितनी घुलेगी, कितनी विलेयता होगी, किस पे निर्भर करके, दाब पर। जिस गैस का ऊपर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, यानी इस गैस का वेपर प्रेशर क्या है, यानी जो आपने वाष्प बना रखी है, वाष्प का क्या होता है, वाष्प दाब। ये जैसे मान लीजिए वाष्प बनी हुई है गैस है, इसका क्या होगा, वाष्प दाब होगा, ठीक है। ये गैस है ना, गैस का क्या होगा, दाब लगेगा इसके ऊपर, जितना गैस के ऊपर दाब लगेगा ना उतनी ज्यादा क्या होती है, विलेयता। तो सिंपल इतना सोचो कि कोई भी गैस है ना, किसी भी द्रव के अंदर, किसी भी द्रव्य विलायक के अंदर इतना जब घुलेगी ना, तो अपने को देखना पड़ेगा कि इसमें प्रेशर कितना लगा रखा है। जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे किसी भी गैस का, उतनी ज्यादा घुलेगी। ये हेनरी का नियम था। हेनरी ने बोला कि यहाँ पर मान लीजिए ज्यादा घुलती है, तो इसका मतलब यहाँ पर दाब इसका क्या है, ज्यादा है, जिसका दाब ज्यादा वो ज्यादा घुल जाती है, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये P समानुपाती है M। अब एक बात बताना बेटा, जो विलेयता होती है ना, उसको कैलकुलेट करने के लिए इन लोगों ने क्या कहा, विलेयता को मान लिया इसने मोलस, क्या मान लिया, मोलस, यानी x मान लिया, क्या मान लिया, x। आपको मैंने मोल फ्रैक्शन करवाया था ना, जैसे मान लीजिए इस विलायक के अंदर 5 गैसें घुली हुई है, कितनी गैसें घुली हुई है, 5 गैसें, तो 5 गैसों का अलग अलग मोलस होगा। अरे मोलस, मोल भिन्न होता क्या है, किसी भी जो गैस है उसका मोल बटा कुल मोल, किसी भी गैस का मोल बटा कुल मोल। ये 5 गैस है तो इन सब का मोलस क्या होगा, अलग अलग होगा, और उसी हिसाब से इसको डिराइव किया गया था, और कुछ नहीं था। उन्होंने बोला कि जो आपने P लिखा है वो किसके समानुपाती बोल सकते हो, उसके मोल अंश के बोल सकते हो, किसके मोल अंश के, गैस। तो अब इसको समझो थोड़ा सा, ये क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या, x गैस का मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटा कि जो गैस जो लिक्विड में घुली हुई है, या उसके क्या बोल सकते हैं, विलेयता, यानी गैस का मोलंस है और कुछ नहीं है। और P क्या है,
गैस द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब। बस इसको ध्यान रखना कि जितना कोई गैस ऊपर है ना, जितना गैस ऊपर बनी हुई है, जितना दाब लगाएगी उतना ज्यादा घुलेगा इसका अंश, और कुछ नहीं। ठीक है, ये था छोटा सा हेनरी का नियम। और इसमें थोड़ा सा और चलते हैं, यहाँ पे इसका डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब सुनते जाना मुझे कि जैसे मैंने क्या कहा कि P किसके समानुपाती हो गया, X के, और कौन सा है, गैस। अब यदि मैं इस समानुपाती को हटाता हूं ना, तो P बराबर क्या लगता है, KH लगता है, और ये क्या है, X गैस। ठीक है, ये होता है हेनरी का नियम, डेरिवेशन इसकी इक्वेशन। KH को क्या बोला जाता है, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी नियतांक। ठीक है, अब इसकी यूनिट बताओ क्या होनी चाहिए, हेनरी नियतांक की यूनिट क्या होनी चाहिए। अब बेटा एक बात, मोल फ्रैक्शन को यूनिट होती है क्या, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बताओ, है ना, किसी भी गैस का मोल बटा कुल मोल, यानी गैस का मोल बाय टोटल मोल, ये होता है। तो मोल से मोल कट गया, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, याद रखना। जो आपका मोल फ्रैक्शन होता है उसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसकी कोई यूनिट नहीं है। तो हेनरी नियतांक की यूनिट क्या हो जाएगी, P के बराबर। P की यूनिट दाब की क्या यूनिट होती है, ATM हो सकती है। ठीक है, और ज्यादातर क्या होता है, ATM में बार ही होता है। बाकी HG वगैरह वो भी आप MMHG वाला भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, MMHG वाला वो भी होता है। ठीक है, तो ज्यादातर तो ये होती है, इनको ध्यान रखो। तो इसका यूनिट KH का क्या होता है, ATM बार। अब एक चीज हो जाती है बेटा, एक चीज बताओ मुझे, यदि मैं दाब को क्या रखता हूँ, नियत, दाब को क्या रखा, नियत, बिल्कुल कांस्टेंट रख लिया। अब बताओ, दाब को नियत रखते ही जो KH है वो ऐसे ले सकता हूँ क्या, P बाई X गैस। इसको सोचो, इसको उठा के नीचे पटक दिया और कुछ नहीं है, तो ये तो नियत है। X गैस क्या है, X गैस क्या है, मतलब गैस का मोल अंश, गैस का मोल अंश जो किसमें घुला हुआ है, द्रव में घुला हुआ है, वो किसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया हेनरी नियतांक के। यानी जिसके हेनरी नियतांक का मान क्या होता है, ज्यादा, हेनरी नियतांक का मान क्या होता है, ज्यादा, वो गैस क्या होती है, कम घुलती है। इतना ध्यान रखना, यानी हेनरी नियतांक का मान यदि ज्यादा होता है तो गैस का जो मोल अंश होगा वो विलायक के अंदर क्या होगा, कम, यानी कम घुली हुई गैस मिलेगी। तो कल को ऐसे दे दिया कि दो केस दे दिया कि एक गैस का KH 5 है, एक का 10 है, तो कौन सा ज्यादा घुलेगी, जिसका KH का मान क्या होगा, कम होगा, वो ज्यादा घुलेगी। इतना ध्यान रखना इसका। ठीक है, अब चलो इसका ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ देख लो, छोटा सा आ सकता है, कुछ भी ना, इजी क्वेश्चन आपने बहुत सारे, KH इंटू X गैस। तो ये आपको मैथ पढ़ी होगी, y इज इक्वल टू क्या हो गया, m इंटू एक्स। तो ये तो क्या हो गया, इसका स्लॉप हो गया, ढाल हो गई, और ये y और x एक्सेस हो गया। तो y के सापेक्ष किसको लिखूंगा, p को, x के सापेक्ष किसको लिखूंगा, मोल अंश को। तो जैसे मैंने ग्राफ बनाया, x की तरफ किसको लिख दूंगा, x गैस को यानी मोल अंश को, तो y की तरफ किसको लिख दूंगा, p को यानी दाब को। और ये आपको पता है ये कैसे। अच्छा बताओ, कोई c है क्या इसमें, कोई भी अंतःखंड नहीं है, तो अंतःखंड नहीं है तो किससे स्टार्ट होगा, मूल बिंदु से स्टार्ट होगा, ये इस साइड में जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो एक बार तो इसकी ढाल क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, KH हो जाएगी इसकी ढाल। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, KH का मान पूछता है, माने इसी को मैं क्वेश्चन बना देता हूँ, ये तो ग्राफ बना लेना, उसके बाद जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि इसको जैसे थीटा बोल देगा, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री है तो हेनरी नियतांक का मान ज्ञात करो, KH कितना होगा, KH पूछ लिया इसने। तो बेटा सिंपल सा बात है, KH ढाल है, ढाल को क्या लिख सकते हैं अपन, tan थीटा लिख सकते हैं। तो tan थीटा यानी tan 45 दे, कितना दे रखा है, मान लीजिए आपको 45 दे दिया, ठीक है, 45 लिखते ही अपन क्या आ जाएगा, 1, यानी KH का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये आता है हेनरी नियतांक।
अब बेटा अपन डिस्कस करते हैं कि जो हेनरी का नियम है इसका यूज क्या अनुप्रयोग क्या है प्रकृति में यहाँ कहाँ देखते हैं अपन। ठीक है, तो हेनरी का छोटा सा नियम है, फिर से आपको बता देता हूँ। हेनरी ने कहा था कि कोई भी गैस किसी भी द्रव के अंदर तब ज्यादा घुलेगी जब इसके ऊपर प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। जब प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा। जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा किसी गैस का द्रव में घुलना उतना ही ज्यादा रहेगा, यानी इसकी विलेयता बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऐसा ही एक रोग, दो रोग पे क्वेश्चन आते हैं अपने, एक बैंड होता है, दूसरा होता है एनोक्सिया रोग। तो मैं आपको शब्दों में बताता हूँ। देखो बैंड रोग के अंदर क्या होता है कि जब अपन क्या करते हैं, जो समुद्री गोताखोर होते हैं ना, वो क्या रखते हैं अपने सिलेंडर, श्वास वाला सिलेंडर रखते हैं, आपने देखा होगा पीछे बांधा हुआ। उसके अंदर क्या रहता है 11.2 के समथिंग हीलियम गैस रखी जाती है। तो हीलियम गैस पे एक क्वेश्चन बनता है ब्यूटीफुल कि जब अपन है ना वो गैस ले जाते हैं, सिलेंडर ले जाते हैं, तो उसके अंदर जो गैस होती है वो हीलियम को क्यों लिया जाता है, क्यों, यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो लिया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन लगभग रहता है 32.1 और ये हीलियम रहता है लगभग 11.2 और जो बाकी बची हुई होती है वो N2 गैस को लिया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, हीलियम को क्यों लिया जाता है, इस पे क्वेश्चन बनता है। तो बेटा हीलियम का लेने का कारण ये है कि हीलियम की जो विलेयता होती है ना वो दाब के साथ है ना इतनी प्रभावित नहीं होती। दोबारा बोलता हूं कि जो हीलियम गैस होती है उसकी विलेयता दाब के साथ ज्यादा प्रभावित नहीं होती, इसलिए लिया जाता है। हेनरी ने कहा था जैसे कि जैसे जैसे दाब बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी विलेयता भी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। यानी मान लीजिए कोई भी गोताखोर पानी के अंदर जा रहा है, इजी बात है, तो जब मान लीजिए वो अंदर नहीं गया, बाहर खड़ा है एकदम, तो उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो ऊपर का लग रहा है जितना प्रकृति का 180 लगना होता है। अब वो क्या गया पानी के अंदर नीचे चला गया, बहुत समुद्र के नीचे चला गया। अब एक बात बताओ, कोई भी यदि गोताखोर, जैसे मान लीजिए कोई भी यदि गोताखोर, ये पानी है, ठीक है, यहां गोताखोर था मान लीजिए, ठीक है, अब यहां पर प्रेशर लग रहा था इसके ऊपर P मान लिया अपन ने, कितना मान लिया P। अब जैसे उसने डुबकी लगाई यहाँ पर, ये गोताखोर जी यहाँ आ गया, यहाँ पर, तो बेटा ये P तो लग ही रहा है, साथ में इतना पानी भी आ गया, तो पानी का दाब भी लगेगा, तो इसके ऊपर अब जो दाब लग रहा है वो P प्लस P ना पानी का लग रहा है, P वाटर, यानी जो पानी का दाब है वो भी लग रहा है। हमें पता है कि यहाँ पर P किसके समानुपाती हो जाएगा, X के, यानी इसमें जो क्या होता है घुलने की क्षमता होती है वो क्या रहेगी, दाब के समानुपाती रहती है। अब हमारे शरीर के अंदर जो O2 N2 है ना, उनकी जो मात्रा होती है वो घुली रहती है किसके अंदर, ब्लड के अंदर। ठीक है, ब्लड में घुल रहते, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मान लीजिए कि ये जो विलेयता है किसकी, O2 की और N2 की आदि गैसों की, किसमें, ब्लड में, यानी रक्त में, इसको माने ब्लड के अंदर, यानी जो रक्त के अंदर O2 और N2 घुली हुई है वो इस दाब के समानुपाती है। ऑब्वियसली क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो द्रव का काम करेगा, और ये द्रव किस द्रव में कौन घुली है, O2 और N2 गैस, तो इसमें क्या कहेंगे कि इसकी जो विलेयता होती है O2 और N2 की वो दाब के समानुपाती है। तो यहाँ पर दाब इतना था P था तो विलेयता इतनी थी। लेकिन एक बात बताओ, यदि हम इंसान यदि किसके अंदर जाता है, पानी के अंदर, तो दाब तो बढ़ गया, दाब तो बढ़ गया, तो एक बात बताओ इसकी विलेयता भी क्या होगी, बढ़ गई। यानी ऐसा कहूंगा कि जैसे जैसे पानी में नीचे जाएगा इंसान, उसके ऊपर अप्लाइड जो दाब होगा पानी का वो बढ़ जाएगा। दाब बढ़ने के कारण इसके अंदर जो विलेयता होती है O2 और N2 की रक्त में वो बढ़ जाएगी। O2 और N2 अब ज्यादा घुल चुकी है शरीर के अंदर। अब मान लीजिए गोताखोर ऊपर आना चाहता है, अचानक ऊपर आता है, अचानक जैसे ही ऊपर आता है तो इसकी विलेयता वापस क्या हो जाएगी, दाब वापस क्या हो जाएगा, कम ना, यहाँ पर था दाब भी, यहाँ पर दाब आया बढ़ गया तो विलेयता बढ़ गई। अब यदि ऊपर जाता है तो दाब कम हो रहा है, ऊपर जाने से दाब कम होगा और विलेयता भी क्या हो जाएगी, कम। तो बेटा ऐसा देखा जाता है कि जब गोताखोर अचानक ऊपर जाता है ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो O2 और N2 रक्त में घुली होती है उसकी विलेयता क्या होती है, कम, तो वो रक्त से अलग होना चाहती है। सोचो जरा कि दाब यदि कम हो रहा है तो उसकी जो O2 और N2 क्यों घुलेगी, उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
और जैसे ही O2 और N2 की विलेयता यानी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कम होगी, वो रक्त से जल्दी जल्दी बाहर निकलना चाहिए और बुलबुले बनाना स्टार्ट कर देती है। तो जो है ना अपने जो जिससे सिराओं से वगैरह से धमनियों से जो जहां से भी अपना ब्लड जाता है वो फटना स्टार्ट हो जाता है या फिर ब्लॉकेज आ जाता है वहां पर, तो रक्त है ना सही से सर्कुलेट नहीं हो पाता, नाड़ियां भी फट जाती है कई बार। तो ऐसा कहा जाता है कि दाब पहले तो क्या बढ़ा, तो विलेयता बढ़ गई, O2 और N2 अपने खून में ज्यादा घुल गए, लेकिन अचानक जब ऊपर आए तो वहां पर विलेयता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, यानी O2 और N2 जो घुली हुई थी वो क्या हो जाएगी, घुलना थोड़ा सा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और जैसे कम होना चाहिए कि वो बाहर निकलना चाहिए, घुलना चाहिए, है ना, तो निकलना चाहिए, तो वो बुलबुलों के रूप में बाहर आना लगती है। तो इससे कहते हैं, इसे बहुत ज्यादा दर्द होता है, इस रोग को बोला जाता है बैंड, इसे मृत्यु तक हो सकती है, बैंड रोग बोला जाता है। तो याद रखना बैंड क्या होता है, बैंड होता है ये हेनरी नियम पर डिपेंड है, पानी के अंदर गए दाब ज्यादा विलेयता ज्यादा, पानी से अचानक बाहर आए तो विलेयता कम होने चाहिए, इसलिए O2 और N2 क्या करेगी, रक्त से अलग होना चाहिए, रक्त से अलग होने के लिए वो बाहर निकलना चाहेगी, बाहर निकलने के कारण क्या हो जाएगी कि वहां पर है ना बुलबुले वगैरह बन जाते हैं, ब्लॉकेज होता था ब्लड का, इसे बैंड रोग बोला जाता है। ठीक है। अब दूसरा एक रोग है अपने जो बड़े मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं ना उनके लिए एक रोग होता है, कौन सा, एनोक्सिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है, एनोक्सिया। तो एनोक्सिया जैसे मान लीजिए एक तो तुम हो, एक मान लीजिए एक इंसान यहाँ पर रह रहा है और एक इंसान यहाँ पर रह रहा है, तो बताओ ज्यादा दाब किस पे लग रहा है, ऑब्वियसली ज्यादा दाब किस पे लग रहा है, इतना सारा ज्यादा इस पे लग रहा है, तो इस पे लग रहा है ज्यादा दाब, और इस पे क्या लग रहा है, कम दाब इसके सापेक्ष। तो बताओ इसके अंदर जो O2 है, N2 है आदि जो गैसें होती है, इसके बॉडी में जो ब्लड है उसमें सही से नहीं घुल पाएगी, क्योंकि दाब यदि कम हो गया तो विलेयता क्या होगी, कम होगी। अरे दाब यदि कम हो गया, ऊपर जितना रहेंगे, जितना ऊपर रहेंगे तो उतना दाब क्या रहेगा, कम रहेगा, दाब कम रहेगा तो O2 और N2 ब्लड में कम घुलेगी, और इससे क्या हो जाती है, जो शरीर की जो हड्डियां वगैरह होती है या जो दिमाग होता है ना, वो थोड़ा सा जो ऊंचे पहाड़ी इलाकों में लोग रहते हैं उनके कम होता है, कमजोर होती है हड्डियां वगैरह नीचे के सापेक्ष, है ना, तो इसलिए इस रोग को बोला जाता है एनोक्सिया, हड्डियां वगैरह कमजोर होना या फिर दिमाग का कम काम करना। कारण सिर्फ इतना है कि हेनरी के अनुसार यदि ऊंचाई पर तुम रह रहे हो तो वहां पर दाब क्या लग रहा है, कम, तो O2 और N2 ब्लड में कम घुलेगी, O2 और N2 ब्लड में कम घुलेगी तो तुम्हारी हड्डियां वगैरह कमजोर हो जाएगी और दिमाग काम करना थोड़ा सा क्या करता है, मतलब कमजोर हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, तो इस रोग को क्या बोला जाता है, एनोक्सिया रोग बोला जाता है। ठीक है। और दूसरा आप तीसरा आप जानते हो कि जब अपन खोलते हैं किसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को, तो जैसे ही खोलते हैं दाब कम तो विलेयता क्या हो जाती है, CO2 गैस की कम हो जाती है पानी में, तो बाहर निकलने लग जाती है। तो ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो हीलियम वाला ध्यान रखना, 11.2 क्यों लिया जाता है, कारण सिर्फ इतना है, हेनरी नियम के अनुसार विलेयता क्या हो जाती है, यदि ऊपर आएंगे तो मतलब कौन सा रोग हो जाता है, बैंड रोग, पहले गए नीचे तो दाब ज्यादा तो विलेयता ज्यादा, वापस आए तो दिक्कत हो जाती है बैंड रोग के कारण, क्योंकि वहां पर क्या करता है, जो आपका O2 और N2 घुला हुआ वो अचानक बाहर आने लग जाता है, जिससे बुलबुले वगैरह जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती है। तो हेनरी नियम बहुत ही ब्यूटीफुल है,